नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, सियासत की बिसात पर साल 2025 एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उत्तर प्रदेश की कहानी के दो मुख्य किरदार तय माने जा रहे थे। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके साथ विकास, बुलडोजर और हिंदुत्व का एक अभेद किला है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो पीडीए के सफल फॉर्मूले से मिले आत्मविश्वास के रथ पर सवार होकर 2027 में वापसी का सपना देख रहे हैं। सबको लगा था कि लड़ाई तो सिर्फ इन दोनों के बीच में है, लेकिन कमल और साइकिल को रोकने के लिए अब बहन जी का हाथी मैदान में उतर आया है। 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने अब प्रदेश की सियासत में वापसी का दावा ठोक दिया है, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के सभी समीकरण, आंकड़े और विश्लेषण धरे के धरे रह जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी के लिए मायावती ने अपने सभी जिलाध्यक्षों, कोऑर्डिनेटर्स और बचे कुचे विधायक सांसदों के साथ लगभग 1.25 घंटे की एक अहम बैठक की। बाहर से देखने पर यह एक रूटीन बैठक लग सकती है, लेकिन बैठक के अंदर जो फैसला निकला उसने बसपा के सुस्त पड़े हाथी में करंट दौड़ाने का काम किया है। फैसला ये कि 9 अक्टूबर 2025 को बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में एक महारैली का आयोजन होगा। अब आप कहेंगे कि काशीराम की पुण्यतिथि तो हर साल मनाई जाती है, इसमें नया क्या है? नया है इसका पैमाना। 9 साल के लंबे अंतराल के बाद यह पहली बार होगा जब मायावती खुद काशीराम की पुण्यतिथि पर किसी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मंच पर होंगी। अब तक ये कार्यक्रम जिला स्तर पर सिमट कर रह गया था, लेकिन इस बार लखनऊ के मान्यवर काशीराम स्मारक को लाखों की भीड़ से पाटने का लक्ष्य दिया गया है। यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा नहीं, यह मायावती का शक्ति प्रदर्शन है। इस शक्ति प्रदर्शन के पीछे की रणनीति साफ है। 2024 में मिली करारी हार के बाद बसपा का कैडर हताश और निराश है। उसे लगता है कि बहन जी अब लड़ना ही नहीं चाहती। यह रैली उस सोए हुए कैडर में जान फूंकने के लिए मानी जा रही है। साथ ही मायावती अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहती हैं कि वो अभी रिटायर नहीं हुई हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के पुराने और मिशन से जुड़े नेताओं की घर वापसी पर भी जोर दिया जा रहा है। भतीजे आकाश आनंद के ससुर और पुराने बसपा नेता डॉक्टर सिद्धार्थ की वापसी इसी कड़ी का हिस्सा है। मायावती समझ चुकी हैं कि जमीन पर संगठन के बिना कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती। इसलिए पिछले कुछ महीनों से बसपा अंदर ही अंदर एक पूरा नया प्लान तैयार कर रही है कि लखनऊ के किले को कैसे भेदा जाए। अब यहाँ पर आपका सवाल यह भी होगा कि जो मायावती पिछले कई सालों से सिर्फ ट्विटर और प्रेस रिलीज की राजनीति कर रही थी, वो अचानक जमीन पर उतरने को क्यों मजबूर हुई? तो इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण अस्तित्व का संकट। 2024 के चुनाव में एक भी सीट ना जीत पाना बसपा के लिए सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, यह उसके अस्तित्व पर लगा प्रश्न चिन्ह था। उनका कोर जाटव वोट बैंक तो साथ रहा, लेकिन बाकी दलित और मुस्लिम वोट पूरी तरह से खिसक गया। मायावती को यह एहसास हो गया है कि अगर अब भी वो बंगले से बाहर नहीं निकली तो 2027 तक पार्टी का वजूद नहीं बचेगा। दूसरा कारण चंद्रशेखर आजाद का उदय। मायावती के कमजोर होने का सबसे सीधा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो है चंद्रशेखर आजाद। नगीना जैसी सीट पर चंद्रशेखर का 51% वोट लेकर जीतना और उसी सीट पर बसपा का 1.33% पर सिमट जाना एक बड़ी चेतावनी है। चंद्रशेखर सड़क पर संघर्ष की वो राजनीति कर रहे हैं जिसे मायावती भूल चुकी है। वो युवा दलित पीढ़ी के नए आइकॉन बन रहे हैं। मायावती को यह डर है कि अगर चंद्रशेखर को नहीं रोका गया तो वो उनकी दलित सियासत की विरासत को ही हाईजैक कर लेंगे। तीसरा कारण अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देकर बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया है। जो गैर जाटव दलित और मुस्लिम वोटर कभी बसपा का आधार हुआ करता था, उसे अब समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। मायावती को यह पता है कि अगर इस वोट बैंक को वापस नहीं छीना गया तो कभी भी सत्ता में वापसी नहीं कर सकती।
इन्हीं 3 कारणों ने मायावती को अपने बंगले से बाहर निकलकर पुराने तेवर में लौटने पर मजबूर कर दिया है। वो जानती हैं कि करो या मरो की लड़ाई है। अब समझते हैं कि अगर बहन जी का कमबैक हुआ तो किसको क्या नफा नुकसान होगा। मान लीजिए 9 अक्टूबर की रैली सुपरहिट होती है और मायावती प्रदेश में एक बार फिर से प्रासंगिक ताकत बनकर उभरती है, तो इसका सीधा असर इंडिया गठबंधन को पड़ेगा, खासतौर पर अखिलेश यादव को। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की पूरी गणित मुस्लिम, यादव और गैर जाटव दलित वोट पर टिकी हुई है। मायावती के मजबूत होने का मतलब है कि इस समीकरण का टूटना। अगर मायावती 15% भी वोट अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाती है, जिसमें उनका कोर जाटव वोट और कुछ हिस्सा मुस्लिम और अन्य दलितों का हो, तो वो इंडिया गठबंधन का खेल पूरी तरह से बिगाड़ देंगी। अब इंडिया गठबंधन के कमजोर होने से आपको लगेगा कि इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। यह बात काफी हद तक सच भी है, लेकिन अगर मायावती ने 2007 की तरह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का फॉर्मूला फिर से साध लिया और दलित मुस्लिम के साथ साथ ब्राह्मणों का एक बड़ा हिस्सा जोड़ने में कामयाब हो गई, तो वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि अनुराग भाई, यह भी तो हो सकता है कि मायावती शक्ति प्रदर्शन करके किसी पार्टी के साथ गठबंधन में चली जाए, क्योंकि अकेले चुनाव लड़कर तो उन्हें किला फतेह होने से तो रहा। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मायावती एकला चलो की रणनीति पर काम करती हैं। उनका मानना है कि गठबंधन में उनका वोट तो ट्रांसफर होता है, पर सहयोगी दल का वोट उन्हें नहीं मिल पाता। लेकिन हो सकता है कि 9 साल से अपने हाशिए पर और बसपा की मौजूदा स्थिति को देखकर मायावती गठबंधन कर ले, और गठबंधन के लिए वो भाजपा से ज़्यादा इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करेंगी, क्योंकि उनकी पूरी सियासत मनोवाद विरोध पर टिकी हुई है और भाजपा के साथ गठबंधन का मतलब अपने वोटरों से ही दगा करना। ऐसे में इंडिया गठबंधन ही उनके लिए सबसे सेफ और मुफीद ऑप्शन है। और शायद 9 अक्टूबर की रैली इंडिया गठबंधन के नेताओं, खासकर अखिलेश यादव को एक संदेश देने के लिए भी हो सकती है कि यह अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी यानी मोलभाव करने की क्षमता को बढ़ाने की एक सोची समझी रणनीति है। अगर गठबंधन की बात आए तो अखिलेश यादव के सामने एक जूनियर पार्टनर बनकर नहीं, बल्कि एक बराबर के हिस्सेदार के तौर पर हो। मायावती आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ी हैं जहां से एक रास्ता राजनीतिक गुमनामी की तरफ जाता है और दूसरा संघर्ष के साथ सत्ता में वापसी की उम्मीद जगाता है। 9 अक्टूबर को लखनऊ के काशीराम स्मारक से जो आवाज उठेगी, उसकी गूंज 2027 के चुनावी नतीजों तक सुनाई देगी। बहन जी का ये दाव सिर्फ अपनी पार्टी को बचाने के लिए है या उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया भूचाल लाने के लिए, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन अब ये साफ है कि चुनाव की रेस में योगी और अखिलेश नहीं, बसपा का हाथी भी है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।